हुए। तो यहाँ से पढ़ते हैं, कल हमने पढ़ लिया था थोड़ा सा। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है, लेकिन हमारी पृष्ठभूमि के जानने के लिए थोड़ा जरूरी रहता है। क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं वीर गाथा काल, जो कि आपके प्रकरण 3 के अंतर्गत है। ठीक है, प्रथम प्रकरण में हमने क्या पढ़ा? सामान्य परिचय। दूसरे प्रकरण में हमने क्या पढ़ा? अपभ्रंश काव्य, जो कि शुक्ल जी उसको शुद्ध कोटि में, शुद्ध साहित्यिक कोटि में नहीं रखते हैं। वीर गाथा काल प्रकरण 3 के अंतर्गत है, जिसका समय 1050 से 1375 है, और यहां से शुरू होता है शुक्ल जी द्वारा हिंदी साहित्य। तो देखिए, कल हम लोग काफी पढ़ चुके थे, इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बता चुकी थी। अब यहाँ से पढ़ लेते हैं। परीक्षा, भाषा की परीक्षा करके तो वह साहित्यिक नहीं है, राजस्थानी। अब ये किसकी राजस्थानी भाषा है? कल हम लोग कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे थे? आप लोग मुझे लिख कर भेजेंगे। जैसे सुकई छे यानी सूखता है, पाटन थी पाटन से, भोज तड़ा भोज का, खंड खंडरा खंड खंड का। इस ग्रंथ में एक बात का आभास अवश्य मिलता है। किस ग्रंथ की बात चल रही है? चलिए मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ बात चल रही है बीसल देव रासो की। ठीक है, बीसल देव रासो की बात चल रही है, जिसके रचनाकार नरपति नालय हैं, नायक विग्रह राज या बीसल देव है। 100 पृष्ठों का ये ग्रंथ है और 1212 इसका समय है। इतनी इंफॉर्मेशन इसके लिए बहुत जरूरी है। दूसरी बात, 4 खंडों में विभक्त है। पहले खंड में मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती से सांबर के बीसल देव का विवाह होना है। दूसरे खंड में बीसल देव राजमती से रूठकर उड़ीसा प्रस्थान कर जाते हैं और वहां रहते हैं। तीसरे खंड में राजमती का विरह वर्णन है और बीसल देव का उड़ीसा से लौटना है। और चौथे खंड में क्या है? भोज का अपनी पुत्री को घर लिवा ले जाना और बीसल देव का वहां पर राजमती के पास आकर के उसको फिर से अपने देश चित्तौड़ ले जाना। तो ये सब हम पढ़ रहे थे कल। वह यह कि शिष्ट काव्य भाषा में ब्रज और खड़ी बोली के प्राचीन रूप का ही राजस्थानी में भी व्यवहार होता है। साहित्य की सामान्य भाषा हिंदी ही थी, जो पिंगल भाषा कहलाती थी। ठीक है, जो साहित्य लिखा जा रहा था उसकी सामान्य भाषा क्या थी? हिंदी ही थी, जिसको पिंगल नाम दिया गया है। ठीक है, उस समय की साहित्यिक भाषा पिंगल थी। बीसल देव रासों में भी बीच बीच में बराबर इस साहित्यिक भाषा हिंदी को मिलाने का प्रयत्न दिखाई पड़ता है। भाषा की प्राचीनता पर विचार करने से पहले यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि गाने की चीज होने के कारण इसकी भाषा में समय अनुसार बहुत कुछ फेर होता आया। ये बात मैं आपको कल भी बताई थी कि जैसे एक से दूसरे तक जाना, दूसरे तो पर लिखित रूप से रक्षित होने के कारण इसका पुराना ढांचा बहुत कुछ बचा हुआ है। क्योंकि पुराने टाइम में क्या था? बीसलदेव लिखा गया है, इस वजह से हमें पुराना भी प्राप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए मेलवी यानी मिलाकर, जोड़कर, चितह का मतलब चित्त में, रणि का मतलब रण में, प्रापित जय का मतलब प्राप्त हो या किया जाए, इणी विधि का मतलब इसी विधि से, इसऊ ऐसा, बाल को बाल हो बाला का। इसी प्रकार नैयर यानी नगर, नैयर यानी नगर, पसाऊ प्रसाद, पयोधर आदि प्राकृत शब्द भी हैं, जिनका प्रयोग कविता में अपभ्रंश काल से लेकर पीछे तक रहा होता। इसमें आए हुए फारसी, अरबी, तुर्की शब्दों की ओर ध्यान भी जाता है, जैसे महल, इनाम, नेजात जनो यानी ताजियाना आदि। ये सभी कौन से शब्द हैं? अरबी फारसी। देखिए, हमारी शब्दों पर आधारित क्लास भी जो है चल रही है, उसको भी आप देख सकते हैं, क्योंकि हर परीक्षा में 1 से 2-3 प्रश्न बन जाते हैं कि ये कौन सा शब्द है। तो अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, हिंदी, ये शब्द बनते ही बनते हैं। तो बहुत ही अच्छे से ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको शब्द याद कराए हैं। जैसा कहा जा चुका है, पुस्तक की भाषा में फेरफार अवश्य हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि जगह जगह गाया जाता है, तो अपने अनुसार शब्दों में फेरबदल हो जाता है। अतः ये शब्द पीछे से मिले हुए भरे हो सकते हैं और कवि द्वारा ब्रैवत भी। यहाँ देखिए, कवि के समय से पहले ही पंजाब में मुसलमानों का प्रवेश हो गया था और वे इधर उधर जीविका के
लिए फैलने लगे थे। अतः ऐसे साधारण शब्दों का प्रचार कोई आश्चर्य बात नहीं। बीसल देव के सरदारों में ताजुद्दीन मियाँ भी मौजूद हैं। देखिए पंक्ति, महल पलायनो ताजुद्दीन खुरसाना चढ़ी चालियो गौण। तो ये क्या है, बीसल देव की पंक्ति है। उपयुक्त विवेचनों के अनुसार यह पुस्तक ना तो वस्तु के विचार से और ना भाषा के विचार से अपने असली और मूल रूप में कही जा सकती है। राय बहादुर पंडित गौरी शंकर हीरा चंद ओझा ने इसे हम्मीर के समय की रचना कहा है। तो अगर यदि प्रश्न बनता है तो आप ये कह सकते हैं कि हम्मीर के समय की पुस्तक कहा किसने, गौरीचंद हीराचंद ओझा ने। राजपुताने का इतिहास, भूमिका पृष्ठ नंबर 19 पर। यह नरपति नाले की पोथी का विकृत रूप अवश्य है, जिसके आधार पर हम भाषा और साहित्य संबंधी कई तथ्यों पर पहुंचते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि राजपुताने के एक भाट का अपनी राजस्थानी में हिंदी का मेल करना, जैसे माती का आखा किया। तो देखिए, चंदन काठ का मांडवो, अभी काठ का ये क्या खड़ी बोली है और ये राजस्थानी है। सोना की चोरी, मोती की माल इत्यादि। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि प्रादेशिक बोलियों के साथ साथ ब्रिज का मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा भी स्वीकृत हो चुकी थी। देखिए, इन शब्दों के मेल से पता चल रहा है कि ब्रिज भाषा में राजस्थानी मिक्स हो गई है। ठीक है, तो इससे एक नई साहित्यिक भाषा ने रूप ले लिया, जो चारणों में पिंगल भाषा के नाम से पुकारी जाती थी। ठीक है, जो चारण जो थे वो क्या कहते थे, पिंगल भाषा कहते थे। और कौन सी कोमल पदावलियां इसके अंतर्गत आती हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप अंडरलाइन करते चलिएगा इसको। ठीक है, कि ब्रिज भाषा या मध्य देश की भाषा। अच्छा, ब्रिज भाषा को मध्य देश की भाषा भी कहा गया है, इस पर भी ध्यान दिया जाए। अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल कहलाता है। ये प्रश्न कितनी ही बार परीक्षाओं में बना हुआ है कि अपभ्रंश और राजस्थानी के मेल से कौन सी भाषा बनती है। तो अपभ्रंश और राजस्थानी के मेल से बनती है डिंगल भाषा, जिसमें थोड़े से ना टा वर्ग का यूज होता है और टा वर्ग का प्रयोग भी रहता है इसमें। दूसरी बात, जैसे वीर रस का जब प्रयोग हो रहा है तब इसका जो है इन शब्दों का प्रयोग करते हैं वीरता वगैरह के लिए। तो इस प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास में केवल पिंगल भाषा में लिखे हुए ग्रंथों का ही विचार कर सकते हैं। दूसरी बात, जो कि साहित्य से संबंध है रखती है, वीर और श्रृंगार का मेल। देखिए, आदिकाल में आपको ये दो रस जो है ना ये जरूर मिलेंगे। दूसरी बात, श्रृंगार रस को गौण रखा गया है और वीर रस को मुख्य रखा गया है। ठीक है, इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है, वीर रस किंचित आभास मात्र है। देखिए, यहाँ बीसल देव रासों में उल्टा हो गया, यानी आदिकाल में आपको वीर रस की प्रधानता मिलेगी, श्रृंगार रस गौण मिलेगा। लेकिन यहाँ आपको क्या प्राप्त हो रहा है, श्रृंगार रस की प्रधानता और वीर रस आभास मात्र मिलता है थोड़ा बहुत। संयोग और वियोग के गीत ही कवि ने गाए हैं, यानी राजमती का पूरा विरह वर्णन, 12 महीनों का विरह वर्णन वहां पर हमें प्राप्त होता है। तो कहते हैं कि कवि ने क्या किया है, संयोग और वियोग के गीत गाए हैं। बीसल देव रासों की कुछ पंक्तियां देख लेते हैं। पर्णव चाल्यो बीसल राय, चरा सया साहुलिया बुलाए, जान तणी सा जति करो, जिरह रंगावली पर जयो टोप। तो देखिए, पहली पंक्ति की उम्मीद रहती है कि आ सकती है, अन्यथा अंदर से बहुत ज्यादा नहीं आती है। हुआ परिसारऊ बीसल राव, आवी सयल अंतेवरी राव, रूप अपूरव पेशियई, इसी अस्त्री नहीं सयल संसार। अतिरंग स्वामसु मिली रति, बेटी राजा भोज की, है ना, गर्भ करी उभो उछई संभर्यो राव, मोसरी खा नहीं उर्भ। संवत 1225 से 1249 है और ये हिंदी के प्रथम महाकवि, ठीक है, हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं, अंडरलाइन कर लीजिए। और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य मिलता है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो और हिंदी के प्रथम महाकवि चंबर दाई। ठीक है,
चंद हिंदी के अंतिम हिंदू सम्राट भी थे। देखिए यहाँ पर भी पंक्ति बन रही है कि अंतिम हिंदू सम्राट कौन था, तो चंद्रवरदाई थे। महाराजा पृथ्वीराज के सामंत और राजकवि प्रसिद्ध हैं। इससे इनके नाम में भावुक हिंदुओं के लिए एक विशेष प्रकार का आकर्षण है। रासों के अनुसार ये भट्ट जाति के जगात नामक गोत्र के थे। यहाँ चंद्रवरदाई के विषय में बात चल रही है। इनके पूर्वजों की भूमि पंजाब थी, जहां लाहौर में इनका जन्म हुआ था। तो चंद्रवरदाई का जन्म कहाँ हुआ है, लाहौर में। इनके पूर्वज पंजाब के हैं। इनका और महाराज पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था और दोनों एक ही दिन जो है संसार छोड़कर चले गए थे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पृथ्वीराज रासो लिखने वाले जो चंद्रवरदाई हैं, इनका जन्म और पृथ्वीराज का जन्म एक साथ हुआ था और दोनों की मृत्यु भी एक ही साथ हुई। ये महाराज पृथ्वीराज के राजकवि ही नहीं, उनके सखा सामंत भी थे तथा षड भाषा, ठीक है, कितनी भाषाओं का ज्ञान था इनको, षड भाषा का ज्ञान था। जी नमस्कार मैम। जी बिल्कुल, ये क्लास आपकी डेली 4 बजे होगी और 6 बजे आपकी केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय टीजीटी पीजीटी की तैयारी कराई जाएगी, जिसके अंतर्गत आपको पाठ से संबंधित सभी जानकारियां दी जाएंगी, ठीक है, और आपके प्रश्न भी होंगे। तो व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंद, शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि अनेक विधाओं में पारंगत थे। इन्हें जालंधरी देवी का इष्ट प्राप्त था, जिसकी कृपा से ये अदृष्ट काव्य भी कर सकते थे। ठीक है, तो चंद्रवरदाई, जी जी धन्यवाद मेहर सिंह। और इनका जीवन पृथ्वीराज के जीवन के साथ ऐसा मिला जुला था कि अलग नहीं किया जा सकता। युद्ध में आखेट में, देखिए पृथ्वीराज जहां जहां जाते थे ना, ये उनके साथ हर जगह जाते थे। युद्ध में आखेट में यानी कि लोग जब शिकार करने जाते थे तब सभा में, यात्रा में सदा महाराज के साथ रहते थे। और इसीलिए पृथ्वीराज रासों में जो तथ्य हैं वो बहुत अच्छे से उनकी वीरता का बखान उन्होंने किया है। और जहां जो बातें होती थी सब में सम्मिलित चंद्रवरदाई होते थे। पृथ्वीराज रासो यानी अगर आप इसको हम अपनी भाषा में कहें तो कहेंगे पृथ्वीराज काव्य, पृथ्वीराज ग्रंथ, ठीक है। रासो का अर्थ ही काव्य होता है। 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है, ठीक है। कितने पृष्ठों का है, 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है। और यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिए, इसको अपने नोट्स में बिल्कुल लिखिएगा कि 69 समय, समय किसको कहा गया है, सर्ग या अध्याय को समय कहा गया है। और 69 यानी 69 समय है। और यहाँ पर देखिए अभी आगे मिलेगा आपको कि 68 छंद यानी 68 छंदों का इसमें प्रयोग किया गया है। प्राचीन समय में प्रचलित प्राय सभी छंदों का व्यवहार इसमें हुआ है, ठीक है। जो प्राचीन समय में जितने भी प्रचलित छंद थे वो सभी यहाँ पर मिलते हैं। मुख्य रूप से कवित, यदि पूछा जाए कि किस छंद का मुख्य रूप से प्रयोग हुआ है तो आप कवित या छप्पय को बताएंगे। बाकी तो सब है ही, दोहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या। जैसे कादंबरी के संबंध में प्रसिद्ध है, देखिए कादंबरी क्या है, विश्व का सबसे पहला उपन्यास है कादंबरी, जो कि बाण भट्ट के द्वारा संस्कृत में लिखा गया है, कि उसका पिछला भाग बाण के पुत्र ने पूरा किया। वैसे ही रासों के पिछले भाग भी चंद के पुत्र जलहण द्वारा पूरा किया जाना कहा जाता है। अंडरलाइन कर लीजिएगा इस लाइन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार प्रश्न बन जाता है कि पृथ्वीराज रासों को पूरा किसने किया था, तो पृथ्वीराज रासों को चंद्रवरदाई के पुत्र जलहण ने पूरा किया था। क्यों पूरा किया था, क्योंकि जब शहाबुद्दीन द्वारा पृथ्वीराज को कैद करके ले जाया गया गजनी, तो कुछ दिनों बाद चंद भी अपने पुत्र को वो पुस्तक थमा करके इसको तुम पूरा करना कहकर उनके पास गजनी अपने जो है राजा के पास चले गए थे। देखिए रासों के अनुसार जब शहाबुद्दीन गौरी पृथ्वीराज को कैद करके गजनी ले गया, अच्छा इसके पीछे भी एक कहानी है कि पहले तो पृथ्वीराज नहीं हारते थे, लेकिन जब उनका विवाह हो गया, उन्होंने गंधर्व विवाह किया और विवाह के बाद वो थोड़ा सा उसमें लिप्त हो गए और उन्होंने अपने राजकाज पर ध्यान नहीं दिया, जिससे उनके जो शक्ति थी वो क्षीण हो गई, हल्की हो गई। और अंत में कई बार वार करने के बाद शहाबुद्दीन ने उनको कैद कर लिया। तब कुछ दिनों पीछे चंद भी वहां गए। जाते समय कवि ने अपने पुत्र जलहण के हाथ
ठीक है। उनका जो पुत्र था जलहण, उसके हाथों में रासों की पुस्तक देकर उसे कहा पूर्ण करने का संकेत किया। जलहण के हाथों में रासों को सौंपे जाने और उसके पूरे किए जाने का उल्लेख यहाँ मिलता है। ये पंक्ति बार बार आती है, ये पंक्ति बार बार प्रश्न में बनती है, आपको याद होनी चाहिए हर हाल में कि पुस्तक जल्लण हत दये चली गजन काज रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उदरिये जिमी पृथ्वीराज सुजस कवि चंदकृत चंदनंद उदरिये तिमी। तो यहाँ ये इतनी नहीं आती है, सिर्फ ये पंक्ति आती है और ये पंक्ति आना स्वाभाविक ही है, बार बार बनती है। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति जो है चंदवर दाई द्वारा लिखी गई है। आगे देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासों में आबू के यज्ञ कुंड में से 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति तथा चौहानों के अजमेर में राजस्थान से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का सविस्तार वर्णन है। आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। यदि प्रश्न बन जाता है कि पृथ्वीराज रासों का वर्ण विषय क्या है, तो आप वैसे तो बताएंगे ही कि पृथ्वीराज के जीवन परिचय से संबंधित है, लेकिन पृथ्वीराज रासों में जो आबू के यज्ञ कुंड हैं, वहां से 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति कैसे हुई है और तथा चौहान के अजमेर में राजस्थान से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने का सविस्तार वर्णन है। अच्छा, ये मैंने कल आपको बताए थे, जो 4 कुल थे वो कौन कौन से थे? गहरवार थे, जिन्हें आप ठाकुर भी कहते हैं, चंदेल हैं, चौहान हैं और इसी तरह से 4 कुल हैं। इस ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर के पुत्र और अर्णुराज के पौत्र हैं। देखिए, हमने अर्णुराज पढ़े थे कल, कहाँ पढ़े थे? इनका उपनाम आना है और जब मुसलमानों पर चढ़ाई की, उनका संहार किया तो एक तालाब का निर्माण किया, कहा कि यहाँ पर इनका रक्त गिरा है, इससे पवित्र धरती हो गई है, अपवित्र होने के कारण इन्होंने एक तालाब का निर्माण किया जिसको आना सागर कहा गया। वही अर्णुराज है ये। इन्हीं के पौत्र यानी जो पृथ्वीराज चौहान है वो इनके पौत्र हुए और सोमेश्वर के पुत्र थे। ठीक है, सोमेश्वर का विवाह दिल्ली के तोमर जो है, ये भी एक वंश है, राजा अंगनलाल की कन्या के साथ हुआ। अंगनलाल की 2 कन्याएं थी, एक सुंदरी और एक कमला। यहाँ कहानी ध्यान से सुनिएगा कि 2 पुत्री थी, एक सुंदरी और एक कमला। सुंदरी का विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल के साथ हुआ और इनसे कौन प्राप्त हुआ? इस सुंदरी के पुत्र हुए जयचंद राठौर। ठीक है, राठौरों की, हाँ, जहां मैं ठाकुर बोल रही थी ना, वहां राठौर होगा, मैं थोड़ा सा भूल गई। तो सुंदरी का विवाह जयचंद राठौर के साथ हुआ, विजयपाल के साथ हुआ, जहां से जयचंद का जन्म हुआ। और दूसरी कन्या कमला का विवाह अजमेर के चौहान सोमेश्वर के साथ हुआ, जिनसे पृथ्वीराज का विवाह हुआ। तो इस नाते तो ये दोनों मौसेरे भाई हुए, लेकिन उम्र का काफी फर्क रहा होगा। इस कारण जो जयचंद की पुत्री थी अंगनलाल ने अपने नाती पृथ्वीराज को गोद ले लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, जो ये अंगनलाल हैं, इन्होंने अपने नाती पृथ्वीराज को गोद ले लिया, जिसके कारण पृथ्वीराज को अंगनलाल का धन संपत्ति और राज्य भी प्राप्त हो गया। तो अजमेर और दिल्ली का राज एक हो गया। जयचंद को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उसने एक दिन राजसूय यज्ञ करके सब राजाओं को यज्ञ में भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए निमंत्रण किया और इस यज्ञ के साथ ही अपनी कन्या संयोगिता का स्वयंवर रचा। अब यहाँ पर देखिए, जयचंद की पुत्री है संयोगिता और इसका स्वयंवर रच दिया है। तो पृथ्वीराज नहीं आए क्योंकि उन्हें जो है एक दूसरे से नाराजगी थी। तो इन्होंने क्या किया, राजसूय यज्ञ में सब राजा आए पर पृथ्वीराज नहीं आए। इस पर जयचंद ने चिढ़कर पृथ्वीराज की एक स्वर्ण मूर्ति द्वारपाल के रूप में रखवा दी कि आप पृथ्वीराज क्या हैं? द्वारपाल हैं। संयोगिता का अनुराग पहले से ही था पृथ्वीराज पर। अब देखिए, संयोगिता का अनुराग यानी वो पहले से प्रेम करती थी पृथ्वीराज से। अतः जब वह जयमाल लेकर रंगभूमि में आई तब उसने पृथ्वीराज की मूर्ति को ही माला पहना दी। इस पर जयचंद ने उसे घर से निकालकर गंगा किनारे के महल भेज दिया। इधर पृथ्वीराज के सामंतों ने आकर यज्ञ विध्वंस कर दिया। जब पृथ्वीराज को खबर मिली कि इस तरह से हो रहा है, तब उन्होंने विध्वंस जो है यज्ञ खत्म कर दिया और पृथ्वीराज ने चुपचाप आकर संयोगिता से गंधर्व विवाह कर लिया और अंत में वे उसे हर ले गए। ठीक है, अंत में वो उसे अपने साथ ले गए। रास्ते में जयचंद की सेना से बहुत युद्ध हुआ पर संयोगिता को लेकर पृथ्वीराज कुशलता पूर्वक दिल्ली पहुंच गए। वहां भोग विलास में ही उनका समय बीतने लगा। राज्य की रक्षा का ध्यान
ना रह गया। और हमेशा हर राजा के हारने का, लुप्त होने का, राज्य खत्म होने का यही कारण रहता है। बल का बहुत कुछ ह्रास तो जयचंद तथा और राजाओं के साथ लड़ते लड़ते हो चुका था और बड़े बड़े सामंत मारे जा चुके थे। अच्छा अफसर देख शहाबुद्दीन चढ़ाया पर हार गया और पकड़ा गया। तो देखिए शहाबुद्दीन पहले क्या था, पहले तो शहाबुद्दीन पकड़ा गया था, बाद में ही मतलब जो है उसने पृथ्वीराज को पकड़ा। पृथ्वीराज ने उसे छोड़ दिया। वह बार बार चढ़ाई करता रहा और अंत में पृथ्वीराज पकड़कर गजनी भेज दिए गए। अब क्या हुआ, जब जो है सेना और शक्ति क्षीण हो गई तो भेज दिया गया उनको भी गजनी। कुछ काल के पीछे कवि चंद भी गजनी पहुंचे। एक दिन चंद के इशारे पर पृथ्वीराज ने शब्द भेदी बाण द्वारा शहाबुद्दीन को मारा और फिर दोनों एक दूसरे को मारकर मर गए। यानी देखिए उन्हें लगा कि हम यहाँ से छूट तो पाएंगे नहीं, तो पहले शहाबुद्दीन को मार दिया और फिर खत्म तो उन्हें होना ही था, तो उन्होंने क्या किया, एक दूसरे को मारकर मर गए। शहाबुद्दीन पृथ्वीराज के बैर का कारण यह लिखा गया है कि, अब देखिए यहाँ पर बैर का कारण क्या लिखा गया कि शहाबुद्दीन और पृथ्वीराज में लड़ाई क्यों थी। तो जयचंद में तो लड़ाई क्यों थी, संयोगिता के कारण। और इन दोनों में क्या था कि शहाबुद्दीन अपने यहाँ की एक सुंदरी पर आसक्त था, ठीक है, उससे प्रेम करता था, जो एक दूसरे पठान सरदार हुसैन शाह को चाहती थी। जब ये दोनों शहाबुद्दीन से तंग हुए तब हार कर पृथ्वीराज के पास भाग गए। कौन, एक सुंदरी थी जिस पर शहाबुद्दीन मरता था, वो लड़की, और ये पठान सरदार हुसैन शाह, दोनों पृथ्वीराज की शरण में चले गए। अब आप तो जानते ही राजपूत क्या कहता है, जो हमारी शरण में आएगा उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। शहाबुद्दीन ने पृथ्वीराज के यहाँ कहलवा भेजा कि उन दोनों को अपने यहाँ से निकाल दो। पृथ्वीराज ने उत्तर किया, शरणागत की रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म है, अतः इन दोनों की हम बराबर रक्षा करेंगे। इसी बैर से शहाबुद्दीन ने दिल्ली पर चढ़ाइयां की। यह तो पृथ्वीराज का मुख्य चरित्र हुआ, ठीक है। इसके अतिरिक्त बीच बीच में बहुत से राजाओं के साथ पृथ्वीराज के युद्ध और अनेक राज्य कन्याओं से के साथ विवाह की कथाएं रासों में भरी पड़ी हैं। तो देखिए अभी जितनी भी हमने कथा पढ़ी वो सब पृथ्वीराज रासों के अंतर्गत आने वाली जो है उसकी वर्ण विषय है, उसकी विधा है। यही कहानी पृथ्वीराज रासों में है, ठीक है। ऊपर लिखे वृतांत और रासों में दिए हुए संवतों का ऐतिहासिक तथ्यों के साथ बिल्कुल मेल ना खाने के कारण, देखिए यहाँ पर कारण बता रहे हैं कि बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है। अनेक विद्वानों ने पृथ्वीराज रासों के पृथ्वीराज समसामयिक किसी कवि की रचना होने में पूरा संदेह किया है और उसे 16वीं शताब्दी में लिखा हुआ एक जाली ग्रंथ ठहराया। अच्छा, ये भी प्रश्न कई बार बना है कि शुक्ल जी ने पृथ्वीराज रासों को क्या ठहराया है, या पृथ्वीराज रासों को जाली ग्रंथ की संज्ञा किसने दी है, तो शुक्ल ने दी है। बिल्कुल अंडरलाइन करने योग्य है, बिल्कुल छोड़ने लायक नहीं है। आप अंडरलाइन कर सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। रासों में चंगेज, तैमूर आदि कुछ पीछे के नाम आने से यह संदेह और पुष्ट हो जाता है। प्रसिद्ध इतिहासज्ञ राय बहादुर, पंडित गौरी शंकर, हीराचंद ओझा रासों में वर्णित घटनाओं तथा संबतों को बिल्कुल भाटों की कल्पना मानते हैं, ठीक है। तो ओझा क्या मान रहे हैं कि भाटों की कल्पना है, बिल्कुल भी उसका जो तथ्य है वो ठीक नहीं है। पृथ्वीराज की राजसभा में कश्मीरी कवि जयानक, अब यहां से इंपॉर्टेंट है, आप अंडरलाइन करते चलिए, आपके पास जो भी बुक आप रीड कर रहे हैं उसमें, कि पृथ्वीराज रासों के जो कश्मीरी पंडित थे जयानक, ये उनकी राजसभा में थे, जिन्होंने संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नामक एक ग्रंथ लिखा, ठीक है, काव्य लिखा पृथ्वीराज विजय, जो पूरा नहीं हो सका। लगभग ये देखिए सभी अधूरे माने जा रहे हैं। हमीर जो बिसल देव रासो था वो भी कहीं ना कहीं, और पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, है ना, उसमें दिए संवत तथा घटनाएं ऐतिहासिक खोज के अनुसार ठीक ठहरती हैं। तो यहाँ माना जा रहा है कि जो पृथ्वीराज रासो है उसमें जो घटनाएं है ना वो उस समय के अनुसार ठीक नहीं मैच कर रही हैं, लेकिन जयानक द्वारा संस्कृत में जो पृथ्वीराज विजय लिखा गया उसमें जितनी भी कथा वर्णित है, जितना भी उसका समय बताया है, वो बिल्कुल ठीक ठहरता है। उसमें पृथ्वीराज की माता सॉरी का नाम कर्पूर देवी लिखा गया है। तो कभी यदि पूछा जाए तो देखिए पृथ्वीराज रासों में क्या था, इनकी माँ का नाम कमला और जयचंद की माँ का नाम था सुंदरी, और जब पृथ्वीराज विजय की बात हो रही है तो पृथ्वीराज की माँ का नाम है, पृथ्वीराज विजय में क्या नाम दिया है उनकी माँ को, तो कर्पूर देवी, जिसका समर्थन हांसी के शिलालेख में भी मिलता है। अब ये कहते हैं कि हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, हांसी के शिलालेख में भी इसका समर्थन है, यानी हांसी के शिलालेख में जो लिखा है वहां भी लिखा है कि पृथ्वीराज की माता कर्पूर देवी थी।
उक्त ग्रंथ अत्यंत प्रमाणिक और समसामयिक रचना है। उसके तथा हमीर काव्य आदि कई प्रमाणिक ग्रंथों के अनुसार सोमेश्वर का दिल्ली के तोमर राजा अंगलपाल की पुत्री से विवाह होना और पृथ्वीराज का अपने नाना की गोद जाना, राणा समर सिंह का पृथ्वीराज का समकालीन होना और उनके पक्ष में लड़ना, संयोगता हरण इत्यादि बातें असंगत सिद्ध होती हैं। देखिए इन्होंने बातें भी बताई कि कौन कौन सी बातें हैं जो असंगत सिद्ध हो रही हैं। इस प्रकार आबू के यज्ञ से चौहान आदि 4 अग्निकुलों की उत्पत्ति, फिर इन्होंने देखिए बताई है कि आबू के यज्ञ से चौहान आदि 4 अग्निकुलों की उत्पत्ति की कथा भी शिलालेखों की जांच करने पर कल्पित ठहरती है। तो जो पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत ये 4 वंश बताए गए, कुल बताए गए, वो भी बता रहे हैं कि कल्पित ही ठहरती है, कल्पना मात्र ठहरती है, क्योंकि इनमें से सोलंकी, चौहान आदि कई कुलों के प्राचीन राजाओं के शिलालेख मिले हैं, जिनमें वे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी आदि कहे जाते हैं। अग्निकुल का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। तो देखिए कई तथ्य हमें ऐसे प्राप्त शुक्ल जी को हुए जिसके आधार पर उन्होंने कहा कि पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत जो भी वर्णित किया गया है वो ठीक नहीं ठहरता। यहां से देख लेते हैं, चंद ने पृथ्वीराज का जन्म काल संवत 1015 में दिल्ली गोद जाना 1115 में और ये 1122 में कन्नौज जाना 1151 में और शहाबुद्दीन के साथ युद्ध 1158 में लिखा है। पर शिलालेखों और दान पत्रों में जो संवत मिले हैं उनके अनुसार रासों में दिए हुए संवत ठीक नहीं है। अब दान पात्र या शिलालेख जिनमें पृथ्वीराज जयचंद और परमादिदेव यानी महोबा के राजा परमाल के नाम आए हैं इस प्रकार हैं। देखिए पृथ्वीराज के 4 नाम आए हैं जिनके संवत 1224 और 1244 के बीच में हैं। जयचंद के 12 हैं जिनके संवत 1224 से 1243 के बीच है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हमको बस पढ़ना है और थोड़ा हमारी पृष्ठभूमि के लिए जरूरी है। परमार्दी देव के 6 जिनके संवत 1223 और 1258 के बीच है। इनमें से एक संवत 1239 का है जिसमें पृथ्वीराज और परमादिदेव यानी राजा परमाल के युद्ध का वर्णन है। इन संवतों से पृथ्वीराज का जो समय निश्चित होता है उसकी सम्यक पुष्टि फारसी तारीखों में भी होती है। ठीक है, यानी ये जो संवत यहाँ हमने पढ़े अभी, इनका जो समय निश्चित है वो कहाँ हमें ये फारसी तारीखों में भी प्राप्त है। फारसी इतिहास के अनुसार शहाबुद्दीन के साथ पृथ्वीराज का युद्ध 587 हिजरी यानी विक्रम संवत 1248 में सन 1191 में हुआ। अतः इन संवतों के ठीक होने में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। अब आ जाते हैं, पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने रासो के पक्ष समर्थन में इस बात की ओर ध्यान दिया। देखिए रासो का समर्थन किया है विष्णुलाल पांड्या ने। ठीक है, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने बिल्कुल अच्छे से समर्थन किया है। और क्या कहा है, रासो के सब संवतों में यथार्थ संवतों में क्या है 90 या 91 वर्ष का अंतर है, उसका कोई नियम है। यानी देखिए शुक्ल जी कह रहे हैं कि रासो के अंतर्गत जो संवत दिए गए हैं और अन्य में जो संवत लिखा है उसमें 90 से 91 वर्ष का अंतर प्राप्त हो रहा है। तो मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या कह रहे हैं ये अंतर है क्योंकि या तो उन्होंने संवत को किसी और भाषा में लिखा है जिस वजह से 90 से 91 साल का जो है अंतर पड़ रहा है। उन्होंने तिही रिज पुए पुहरन को भय पृथ्वीराज नरिंद, यानी यहाँ इनका कहना है कि विक्रम साक आनंद का अर्थ क्या अशून्य और नद न अर्थात 90 रहित, यानी 90 साल माइनस किए गए हैं वहां से। ठीक है, 90 वर्ष घटा दिए गए हैं। अब क्यों ये 90 वर्ष घटाए इसका वे कोई उपयुक्त कारण नहीं बता पाए। तो शुक्ल जी कह रहे हैं कि जो मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या है इन्होंने ये तो बता दिया कि किसी कारणवश 90 वर्ष जो है घटाया गया है, लेकिन वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि 90 वर्ष किस कारण से घटा होगा। नंदवंशी शूद्र थे इसलिए उनका राजत्व काल राजपूत भाटों ने निकाल दिया। ठीक है, इस प्रकार की विलक्षण कल्पना करके वे रह गए, पर इन कल्पनाओं से किसी प्रकार समाधान नहीं होता। आज तक और कहीं प्रचलित संवत में से कुछ काल निकालकर संवत लिखने की प्रथा नहीं पाई गई है। फिर भी विचारणीय है कि जिस किसी प्रचलित विक्रम संवत में 90 से 91 वर्ष निकालकर पृथ्वीराज रासो में संवत दिए हैं
उसने क्या ऐसा जानबूझकर किया या धोखे से या भ्रम में पड़कर किया। ऊपर जो दोहा उद्धृत किया गया है उसमें आनंद के स्थान पर कुछ लोग अनिंद पाठ का होना अधिक उपयुक्त मानते हैं। इसी रासों में एक दोहा और भी हमें प्राप्त होता है। एकादश से पंचदश विक्रम, अब ये दोहे जो आ रहे हैं इनको भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि यहीं से उठाकर प्रश्न बना दिए जाते हैं टीजीटी पीजीटी में। एकादश से पंचदश विक्रम जिस धर्मसूत प्रति साक प्रतिराज को लसयो विप्र गुणगत। अब देखिए यहाँ पर पृथ्वीराज आ रहा है तो आप सीधा लगा देंगे पृथ्वीराज का दोहा है। इनमें भी 9 के गुप्त करने का अर्थ निकाला गया। देखिए यहाँ बोल रहे हैं ना 9 विप्र गुण गुप्त, गुप्त माने होता है गुप्त, तो ये जो है 9 पर कितने में से 9 कम करने से यह तीसरा शक बनता है ये नहीं कहा। मतलब ये तो बता दिया कि 9 घटाने हैं लेकिन ये नहीं बताया कितने में से घटाने हैं। दूसरी बात ये कि गुणगत ब्राह्मण का नाम गुणगुप्त प्रतीत होता है, तो इन्हें 2 बात समझ में आ रही है, या तो गुणगुप्त विप्र यानी ब्राह्मण है या फिर 9 वर्ष गुप्त किए गए। बात संवत की नहीं है, इतिहास विरुद्ध कल्पित घटनाएं जो भरी पड़ी हैं। देखिए शुक्ल जी कहते हैं संवत से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर घटता बढ़ता है इससे कोई मतलब नहीं है। बात क्या है, बात है इतिहास विरुद्ध कल्पित घटनाएं। जो मतलब इतिहास लिखा जाता है वो होता है, उसका संवत होता है, उसका देश काल होता है, उसका समय होता है, उसकी भाषा होती है, उसकी पृष्ठभूमि होती है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, कल्पित हो रहा है, कल्पित घटनाएं हैं, तो ये तो इससे इतिहास विरुद्ध है ना। फिर हम इसे इतिहास क्यों कहेंगे, क्योंकि फिर तो हम इसे कल्पित ग्रंथ कह सकते हैं, कल्पित रचना कह सकते हैं, इतिहास नहीं कह सकते। उनके लिए क्या कहा जा सकता है, माना कि रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है। ठीक है, तो अब यहाँ कह रहे हैं माना कि रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है, यानी कि वीरता के लिए लिखा गया है। पर काव्य ग्रंथों में भी सत्य घटनाओं के बिना किसी प्रयोजन कोई उलटफेर नहीं किया जाता। ठीक है, काव्य ग्रंथों में भी क्या होना चाहिए, इतिहास की सही जानकारी देना उनकी जिम्मेदारी है जो लिखते हैं। जयानक का पृथ्वीराज विजय भी तो काव्य ग्रंथ ही है, फिर उसमें क्यों घटनाएं और नाम ठीक ठीक है। देखिए शुक्ल जी मानते हैं जयानक द्वारा जो संस्कृत में लिखा गया वो बिल्कुल सही है। इस संबंध में इसके अतिरिक्त तो और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। यहाँ इन्होंने पुष्टि कर दी, देखिए शुक्ल जी ने पुष्टि कर दी कि पृथ्वीराज जो ग्रंथ है वो पूरी तरह जाली ग्रंथ है। यह हो सकता है कि इसमें इधर उधर कुछ पद चंद के भी बिखरे हों, पर उनका पता लगाना संभव है। यदि यह ग्रंथ किसी समसामयिक कवि की रचना होता तो इसमें कुछ थोड़े से अंश ही पीछे से मिले होते, तो कुछ घटनाएं और संबंध तो ठीक होते। रहा यह प्रश्न कि पृथ्वीराज की सभा में चंद नाम का कोई कवि था या नहीं, पृथ्वीराज विजय के कर्ता जयानक ने, अब देखिए जयानक की बात हो रही है कि पृथ्वीराज के मुख्य भाट या बंदीराज का नाम पृथ्वी भट्ट लिखा है। ठीक है, पृथ्वी भट्ट क्या नाम लिखा है, किसने, जयानक ने। चंद का नाम उसमें कहीं नहीं लिखा गया है। पृथ्वीराज विजय के 5वें सर्ग में श्लोक देखिए, जो जयानक ने पृथ्वीराज रासो लिखा है उसमें उन्होंने जो पृथ्वीराज की राजसभा में भाट या बंदीराज होते थे, अच्छा भाट और बंदीराज क्यों होते थे, जिससे कि वो उनकी प्रशंसा का गान कर सके, उनकी वीरता का बखान कर सके, इसीलिए होते थे, तो होना तो जरूरी है। तो पृथ्वीराज विजय के अंतर्गत लिखा है कि जो भाट और बंदीराज पृथ्वीराज के समय में थे उनका नाम क्या है, पृथ्वी भट्ट है। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि पृथ्वीराज विजय जयानक द्वारा जब लिखा गया उस समय में पृथ्वी भट्ट रहे हो, फिर वो वहां से चले गए और बाद में चंदबरदाई वहां पर पधारे हो, तो इस तरह की जो है शंकाएं बनती हैं। तनैस चंद्रराजस्य चंद्रराज इवा भवत संग्रहम सुवृत्तानामिम व्यधात। तो ये जो श्लोक है ये भी हमें प्राप्त होता है, ये पृथ्वीराज विजय से प्राप्त है। ठीक है, इसमें यमक के द्वारा जिस चंद्रराज कवि का संकेत है यह राज बहादुर श्री पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार चंद्रक कवि है। ठीक है, जिसका उल्लेख कश्मीरी कवि क्षेमेंद्र ने भी किया है। इस अवस्था में यही कहा जा सकता है कि चंद्रदाई नाम का कोई कवि था तो वह या तो पृथ्वीराज की सभा में ना रहा होगा या जयानक के कश्मीर लौट जाने पर
आया होगा। तो ये शंका यहाँ पर बनती है कि या तो वो सभा में नहीं होगा, तो लेकिन सभा में नहीं होगा तो पृथ्वीराज के सारी चीजों के विषय में वर्णन कैसे कर पाता। तो बहुत सारी यहाँ पर उलझने बनती हैं। अधिक संभव ये जान पड़ता है कि पृथ्वीराज के पुत्र गोविंद राज या उनके भाई हरिराज। देखिए कभी यदि बाई चांस प्रश्न बन जाए तो पृथ्वीराज के पुत्र का नाम है गोविंद राज और उनके भाई का नाम है हरिराज। इन दोनों में से किसी के वंशज के यहाँ चंद का नाम कोई भट्ट कवि रहा होगा जिसने उनके पूर्वज पृथ्वीराज की वीरता आदि के वर्णन में कुछ रचना की हो। पीछे जो बहुत सा कल्पित भट्ट भणंत तैयार होता गया उन सब को लेकर और चंद को पृथ्वी का समसामयिक मानकर उसी के नाम पर रासो नाम की बड़ी इमारत खड़ी की गई है। तो देखिए कितनी अच्छी जानकारी हमें प्राप्त हो रही है। जब तक हम शुक्ल जी को ठीक से नहीं पढ़ेंगे तब तक हम प्रश्नों को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, मुझे समझ नहीं आता। हमारी पृष्ठभूमि जब एकदम मजबूत होगी तो कैसा भी प्रश्न कहीं से बन जाए आप बिल्कुल हिम्मत नहीं हारेंगे। इसलिए आपको बेसिक किताबों को पढ़ना तो बहुत ज्यादा जरूरी है और इसीलिए मैंने हिम्मत नहीं हारी है और मैं शुक्ल जी को 2 बार पढ़ चुकी हूँ और अब पढ़ा रही हूँ तीसरी बार आपको, और मेरी भी यहाँ से रिवीजन हो रही है। तो देखिए जब तक हमारी पृष्ठभूमि मजबूत नहीं होगी ना तब तक हमारी पकड़ प्रश्नों पर नहीं बन पाएगी। तो इसलिए धैर्य के साथ शुक्ल जी को पढ़ते जाएं, क्योंकि आप सभी जानते हैं टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए माध्यमिक बोर्ड ने जो अधिकारियों की नियुक्ति है उस पर चर्चा चल रही है, लेकिन अभी उन अधिकारियों की नियुक्ति कहीं से कहीं तक हुई नहीं है। थोड़ा सा विलंब हो भी सकता है, हालांकि हम नहीं माने कि विलंब होगा, हम अपनी तैयारी को बेहतर रखें। तो लेकिन चलते रहिए, आधा पौन घंटा यदि हम शुक्ल जी को दे देते हैं तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाली है, बल्कि इससे हमारा बेस मजबूत होगा। ठीक है ना। और भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो देखिए अब यहाँ पृथ्वीराज रासो की भाषा पर विचार किया जा रहा है तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने की है। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। दोहों की और कुछ कुछ कवित्व यानी छप्पयों की भाषा तो ठिकाने की है, पर त्रोटक आदि छोटे छंदों में तो कहीं कहीं अनुस्वारांत शब्दों की ऐसी मनमानी भरमार है जैसे कि संस्कृत प्राकृत की नकल की हो। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा मनमानी। अब आप समझ ही सकते हैं कि बंदिशों में नहीं थे वो, जैसा उनको मन किया वो लिख दिए। कहीं कहीं तो भाषा आधुनिक सांचे में ढली सी दिखाई पड़ती है, क्रियाएं नए रूपों में मिलती हैं, पर साथ ही कहीं कहीं भाषा अपने असली प्राचीन साहित्यिक रूप में पाई जाती है, जिसमें प्राकृत और अपभ्रंश के शब्दों के साथ साथ शब्दों के रूप और विभक्तियों के चिन्ह पुराने ढंग के हैं। इस दशा में भाटों के इस वाकजाल के बीच कहां पर कितना अंश असली है इसका निर्णय असंभव होने के कारण यह ग्रंथ ना तो भाषा के इतिहास के और ना साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं के काम का है। तो देखिए ना तो भाषा के लोग इसका यूज कर सकते हैं और ना इतिहास जानने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। महामहोपाध्याय पंडित हर प्रसाद शास्त्री ने सन 1909 से, यहाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है, से 13 तक राजपुताने में प्राचीन ऐतिहासिक काव्यों की खोज में 3 यात्राएं की हैं। ठीक है, उनका विवरण बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने छापा। तो यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिएगा कि उनका विवरण बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने छापा है। उस विवरण में पृथ्वीराज रासो के विषय में कुछ लिखा है और कहा गया है कि कोई कोई तो चंद के पूर्व पुरुषों को मगध से आया हुआ बताता है। तो कहां से आए हुए बताते हैं पूर्व पुरुष? मगध से। पर पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि चंद का जन्म लाहौर में हुआ था। कहते हैं कि चंद पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर के समय में राजपुताने में आया और पहले सोमेश्वर का दरबारी और बाद में पृथ्वीराज के मंत्री, सखा, राजकवि आदि बन गया। पृथ्वीराज ने नागौर बसाया था। देखिए तो कभी प्रश्न बन जाए कि नागौर को बसाने वाले राजा कौन है, तो वहां जयचंद हो सकते हैं, है ना, जयानक हो सकते हैं, पृथ्वीराज हो सकते हैं, चंदबर हो सकते हैं, अर्णोराज हो सकते हैं, तो आपको पृथ्वीराज लगाना है। ठीक है, वहीं बहुत सी भूमि चंद को दी गई। तो देखिए क्या बसाया? नागौर बसाया, और उन्होंने अपने मित्र राजकवि को वहां पर बहुत सारी भूमि दे दी। कहां पर? नागौर में। फिर क्या हुआ? चंद के वंशज यहाँ पर हम पढ़ेंगे। शास्त्री जी का कहना है कि नागौर में अब तक चंद के वंशज रहते हैं।
इसी वंश के वर्तमान प्रतिनिधि नानूराम भाट, याद रखिएगा इस नाम को कि नानूराम भाट जो हैं इन्होंने जो वहां बसे हैं नागौर के अंतर, वहां पर इन्होंने भेंट हुई शास्त्री जी की, हरप्रसाद शास्त्री जी की, उनमें उन्होंने चंद का वंश वृक्ष उन्हें प्राप्त हुआ। तो क्या था उनका वंश वृक्ष? चंदबरदाई। इनके 2 पुत्र हैं, गुणचंद्र और जलचंद्र। तो हमें इंपॉर्टेंट तो वैसे चंदबरदाई के पुत्र जलहण को देखना है, जिन्होंने रचना की है, पृथ्वीराज रासो को पूरा किया है। बाकी तो आप देखिए पढ़ सकते हैं, बुक में भी ये दिया हुआ है। सीता चंद है, वीर चंद है, हरिचंद है, रामचंद। अब रामचंद्र के पुत्र हुए कितने? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब रामचंद्र के पुत्र यहाँ पर सूरदास दिखाए गए हैं, ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, यहाँ रामचंद्र के पुत्र 6 थे, 6 में से एक सूरदास भी है और एक बुद्ध चंद है, जिनके 2 पुत्र खेमचंद और गोविंद चंद हैं। अब यहाँ गोविंद चंद का वंश चला, बाकी ये खत्म हो गया। गोविंद चंद के वंशज में जयचंद आ गए। इनके 3 पुत्र हुए, मदन चंद, शिवचंद और बलदेव चंद। अब ये यहाँ दोनों खत्म हो गए और यहाँ मदन चंद का वंश आ गया, चौथ चंद और बेनी चंद। यहाँ चौथ चंद का वंश खत्म हुआ, यहाँ इनके 3 पुत्र हुए, गोकुल चंद, वसु चंद और लेख चंद। यहाँ गोकुल चंद का वंश चला, जिसमें कर्णचंद, जिसके कर्णचंद के पुत्र हुए गुणगंध चंद और मोहन चंद। जगन्नाथ किसके? इनके मोहन चंद के पुत्र हुए जगन्नाथ और रामेश्वर। जगन्नाथ का वंश खत्म हो गया। रामेश्वर का चला गंगाधर, भगवान सिंह, करम सिंह, माथुर सिंह, विद सिंह और मान सिंह, विजय सिंह, आनंद राज। ठीक है, आनंद राय के कितने पुत्र हुए? 1 2 3 4 5। इनमें से इन चारों का वंश आगे नहीं चला और कर्णिदान का वंश चला, जिसमें से घमंडी राम जी इनके पुत्र हुए और बुद्ध जी। अब घमंडी राम जी का वंश चला आगे, जिसमें बुद्धि चंद जी और नानूराम जी हुए। और ये सारा वृतांत, सारा वर्णन किसने बताया? नानूराम जी ने शास्त्री जी को बताया। तो नानूराम जी का कहना है कि चंद के 4 लड़के थे, जिनमें से एक मुसलमान हो गया, दूसरे का कुछ पता नहीं, तीसरे के वंशज अंभोर जा बसे और चौथे के वंशज नागौर में हैं, जिनके वंशज नानूराम जी हैं। पृथ्वीराज रासो में चंद के लड़कों का उल्लेख इस प्रकार है। देखिए, अब ये पंक्ति पृथ्वीराज रासो की है, जिसमें चंद के लड़कों का वर्णन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। दहती पुत्र कवि चंद के सुंदर रूप सुजान, एक जलहा गुण वावरो, गुण समुंद ससभान। ठीक है, तो इस तरह पुत्र यदि आ जाए तो समझ लीजिएगा कवि चंद के पुत्र, मतलब कि ये पंक्ति पृथ्वीराज रासो से ली गई है। अब पृथ्वीराज रासो के कवि चंद के 10 पुत्र के नाम दिए गए हैं। सूरदास की साहित्य लहरी, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पंक्ति है बहुत ज्यादा, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, सूरदास की साहित्य लहरी की टीका में एक पद ऐसा आया है जिसमें सूर की वंशावली दी है, वह यह पद है। अब ये देखिए, सूर साहित्य लहरी की है। प्रथम ही प्रभु यज्ञ ते भे प्रगट अद्भुत रूप, ब्रह्म राव विचारी ब्रह्मा राखू नाम अनूप, पान पय देवी दियो शिव आदि सुर सुख पाय, कहो दुर्गा पुत्र तेरो भयो अति अधिकाय, पारी पायन सुरन के सुर सहित अस्तुति कीन, तासु वंश प्रशंस में भवचंद चारु नवीन। तो ये पंक्तियां बन रही हैं। देखिए, भूप पृथ्वीराज दीनो तीने ज्वाला, देश तनय ताके 4 कीनो, प्रथम आप नरेश, दूसरे गुणचंदता सुत शील चंद स्वरूप, वीर चंद प्रताप पूरन भयो अद्भुत रूप, रणथंबोर हमीर भूपति संगत खेलत जाए, तासु वंश अनूप भो हरिचंद अति विख्याय, आगरे रही गोपचन में रह्योता सुत वीर, पुत्र जन्मे सात ताके महाभट्ट गंभीर, कृष्ण चंद प्रकाश चौथे चंद ते सुखदाई, और देवचंद प्रबोध सुश्रुत चंद ताको नाम, भयो सप्तो नाम सूरज चंद मंद निकाम। तो इस तरह से यहाँ पर चंद की वंशावली दी गई है और सूरदास को चंद की वंशावली के अंतर्गत माना जाता है। अभी काफी सारा रह गया है, तो मुझे लगता है अब हम लोगों को ये क्लास कल करनी चाहिए और यहाँ से हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रश्न भी देखेंगे। देखिए, यहाँ थोड़ा सा ये रह गया है, यहाँ कल हम पढ़ेंगे भट्ट केदार, मधुकर कवि। ठीक है, उसके बाद आपके जगनिक हैं और फिर श्रीधर पाठक, श्रीधर है सॉरी, पाठक नहीं, फिर ये खत्म हो जाता है यहाँ से और उसके बाद शुरू होगा प्रकरण 4।
कोशिश करेंगे कि पूरा हो जाए, नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, कल अब हम इस क्लास को करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम प्रश्नों को लगाएंगे वीरगाथा काल के। और ये क्लास आपकी डेली होगी 4 बजे। आप लोग रामचंद्र शुक्ल की बुक का वाचन जरूर करें, क्योंकि यदि आपको अपने ज्ञान में वृद्धि करनी है, अपने प्रश्नों को बिल्कुल बिल्कुल सटीक और एकदम ऑथेंटिक तरीके से लगाना है, तो रामचंद्र शुक्ल आपके लिए बहुत जरूरी बुक है। थोड़ा सा समय निकालकर इस क्लास को जरूर लीजिए, वीडियो को शेयर किया कीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपका कोई प्रश्न, कोई सुझाव है तो हमें जरूर दीजिएगा, उस पर विचार किया जाएगा और आपके प्रश्नों के आंसर भी किए जाएंगे। दूसरी बात, केवीएस टीजीटी पीजीटी दोनों को हम लेकर चल रहे हैं। डेली 6 बजे आपको केवीएस की क्लास मिलेगी, जिसमें संभव हो सका तो आपके प्रश्नों के उत्तर भी दिए जाएंगे। तो किसी भी समस्या को लेकर यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ डिस्कस कर सकते हैं, समाधान किया जाएगा। और बाकी बहुत अच्छा लगा आप पधारे और हमारी जो है क्लास को आप अच्छे से अटेंड करते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है, ऊर्जा मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। डेली आपकी क्लास 4 बजे होगी रामचंद्र शुक्ल और 6 बजे होगी केंद्रीय विद्यालय टीजीटी पीजीटी। नमस्कार।